So dear student of class 9th, today we are starting our new chapter, atoms and molecules. So this is going to be our new chapter of chemistry. तो इस चैप्टर में हम डिटेल में हम बात करेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके ऊपर। पहले हम समझेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है। तो बहुत सारे लॉज हमको समझने हैं और वैलेंसी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल हमको याद करनी है। तो हम पूरे चैप्टर को डिटेल में हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और मल्टीपल पार्ट्स आएंगे इन चैप्टर्स के ऊपर। तो हर वीडियो में हम हर एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पहले हम चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो जो हमारे पास पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा है, जो पहला टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज एटम। व्हाट इज एन एटम, ठीक है। तो सबसे पहले डॉल्टन आए, डॉल्टन ने सबसे पहले एटम्स को, एटम ये जो नाम है डॉल्टन ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको हम एटम कहेंगे, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल या यूनिट ऑफ मैटर इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब इसको समझने के लिए जैसे एक घर होता है, घर छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर बनता है, वैसे ही कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको हम एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बायो में हम पढ़ते हैं सेल वाला चैप्टर, जैसे कोई भी एक जो ऑर्गन है वो छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर बना है, और जो टिश्यूज होती हैं वो हमारे पास सेल से मिलके बनती हैं। जैसे वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे मैटर के लिए, तो मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, और किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। एटम सेल से भी काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। बहुत सारे एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल से बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, उसके बाद जाके हमारे पास एक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं एटम। इट इज़ अ अनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। अनडिविजिबल पार्टिकल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इसको हम एटम कंसिडर करते हैं। अब एटम हमको पता होना चाहिए, मेनली इसके 3 फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम, मतलब एटम किन किन फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो एटम मेनली हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एक एटम मिलके बनता है। वो आपको नाम हमेशा ध्यान रखने हैं, इसके आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो पहला जो पार्टिकल है वो हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल से मिलके एक एटम बनता है। फॉर्मेशन जो एटम की है वो तीन पार्टिकल से मिलके ही है। अब इन 3 पार्टिकल के बारे में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन याद रखो, और पी से पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज इस पे होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जस्ट नेगेटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है इट इज अ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंस्टिट्यूएंट हैं एटम के। तो अगर हम सबसे सिंपलेस्ट एटम की बात करें जो कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और वहाँ पे न्यूट्रॉन्स नहीं होते। यूजुअली एटम में तीनों चीज़ें होती हैं, पर जो पहला हमारे पास एटम आएगा, सबसे सिंपलेस्ट एटम, वो है हाइड्रोजन। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और एटम से ही मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे। अभी हमने बात करी जो एटम है वो मेनली 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो एटम है, अगर हम बात करें ये अरेंज कैसे होते हैं, हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनेगा, बट इनका अरेंजमेंट कैसा होगा तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम एटम की बात करें, सेंटर में हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन। एक बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये आपको सेंटर में मिलेगा। जैसे सेल वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, वैसे यहाँ पे भी एटम का न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम का, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हर एक एटम अलग अलग होता है, हर एक एटम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट एटम कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट एटम आएगा हाइड्रोजन। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगेन इसके पास ये सबसे पहला एटम है, ठीक है। हर एक एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है, वो हम धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के पास सबसे स्टार्टिंग वाला है, मतलब इसके पास 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट एटम की हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। अगर इसको अरेंज हमको करना है तो आपको पता है सेंटर पे क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है, और सेंटर पे न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, 0 न्यूट्रॉन, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये मैंने बताया, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो ये क्या हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अभी मैंने बताया सेंटर में प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं एक दो एटम और की आपको बात करूं, क्योंकि अभी मैं पहले आपको फोकस कर रहा हूं कि एटम कैसा दिखता है, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, इसमें और कौन से लॉज हैं। अभी हम बहुत ही बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट होता है किसी एटम का स्ट्रक्चर जानना, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो सेकंड नंबर हमारा एटम आता है वो है हीलियम एटम। इसके नेक्स्ट हमारे पास हीलियम एटम, जैसे आपने देखे होंगे हीलियम बलून्स होते हैं, जिन बलून्स के अंदर हीलियम गैस फिल करी जाती है, तो वो बलून सीधे एयर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एटम तो एक पार्टिकल हो गया। अब एटम आपस में मिलके उस सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में बना सकता है। जैसे कुछ सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड का मतलब क्या है, उसके जो एटम्स हैं काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। अगर एटम्स काफ़ी क्लोज हैं, इनके बीच में काफ़ी टाइट बॉन्डिंग है, अच्छे से बॉन्डेड है, तो ये हमारे को जो सब्सटेंस है हमको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अगर इनकी बॉन्डिंग थोड़ा लूज है तो हमको किस फॉर्म में मिलेंगे, तो पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, और हमको ये मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो एटम से ही मैटर के 3 टाइप बनाए जाते हैं। जो मैटर का जो यूनिट है उसी को हमने एटम का नाम दिया है। तो अगर एटम बहुत क्लोज है तो सॉलिड फॉर्म में होगी वो सब्सटेंस, अगर मैटर जो एटम से थोड़ा दूर है तो लिक्विड, और एटम्स के बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गैप है अगर, तो फिर वो सब्सटेंस हमको गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। तो जैसे हीलियम है, हमको पता है हीलियम में गैस होती है, तो हीलियम गैस क्यों है, क्योंकि हीलियम के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे काफ़ी दूर दूर रहते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट हम ना बराबर उसको मानते हैं। जब एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो जो सब्सटेंस है हमको गैस फॉर्म में मिलेगा, इसलिए जो हीलियम होता है वही गैस फॉर्म हमारे पास में होती है, ठीक है। तो हीलियम का एटम अगर हम डिस्कस करें, हीलियम एटम, तो अगेन हमारे पास हीलियम एटम में हम अगर हम बात करें, इसके पास हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास इसके बाद 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक हीलियम एटम का, ठीक है। अगर हम बात करें, हमको पता है सेंटर पे अगर हम बात करते हैं, सेंटर पे हमारे पास हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की अभी हमने बात करी, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन है, देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच हीलियम एटम कंटेन। सो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे हम फिल कर देंगे और हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है हीलियम एटम का। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, एटम्स हमने समझ लिया, इसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको समझना है। अब एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कोई एटम है, तो कोई जितने भी एटम्स होते हैं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं आपस में, एटम आपस में रिएक्ट करके आपस में अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। तो एटम काफ़ी रिएक्टिव हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, तो सबसे सिंपल जो मॉलिक्यूल है, तो उसके बाद एटम्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है, सबसे सिंपलेस्ट वो है हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में, तो फर्स्ट है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल, एटॉमिक मतलब एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से मिलकर बना है, तो इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास हीलियम, मतलब हीलियम का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ही एटम होता है, ठीक है। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये भी हमको नाम से ही पता लग रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। डायटोमिक मतलब दो एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास O2 और हमारे पास होता है N2। तो ये सारे क्या है, डायटोमिक मतलब दो एटम से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल हैं। मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, डायटोमिक मतलब जो दो एटम से मिलके बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नाम से पता लग रहा है ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलके बना हो। तो सबका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास है ओजोन, O3, ठीक है। ओजोन के अलावा हमारे पास हो सकता है जो तीन एटम से मिलके बना है SO2, एक सल्फर का एटम, दो ऑक्सीजन का एटम, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। जैसे आप सबने नाम सुना है कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, तीन एटम से मिलके बनता है ये मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन के एक कार्बन का, तो इनको बोलेंगे ट्राइएटॉमिक। ऐसे हमारे पास आता है चार एटम से टेट्राएटॉमिक। जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली मीन्स मैनी। तो लास्ट है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक, ट्राई के बाद आता है चार एटम से मिलकर जो बनता है उसको टेट्रा भी कहते हैं। और इन सबको हम पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं। पॉली मीन्स मैनी, अब तीन को भी मैनी बोला जा सकता है, चार को भी मैनी बोल सकते हैं हम। तो ट्राइएटॉमिक और इसके बाद आता है टेट्राएटॉमिक, उन सबको भी हम पॉलीएटॉमिक के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो पॉलीएटॉमिक जैसे हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इतने इसमें बहुत सारे एटम्स हैं तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, C6H12O6 फॉर्मूले का मतलब क्या है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे, इन सब से मिला के एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी हमने बस चैप्टर का नाम समझा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले लॉ पे हम आते हैं जो है कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना है। जब भी एटम्स से मॉलिक्यूल बनते हैं, जब हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री मेनली केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस होती है। केमिस्ट्री का पूरा पार्ट जो 90% पार्ट है वो केमिकल इक्वेशंस के ऊपर है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो वो हम सबको इसके चैप्टर के अंदर समझना है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जब एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे वो एक केमिकल रिएक्शन की तरह कंसिडर की जाती है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट काइंड के एटम, डिफरेंट टाइप काइंड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं सिंगल H की बात कर रहा हूँ, H मीन्स एटम, और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ H2 मॉलिक्यूल को कहते हैं। तो H एक एटम है, H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन के एटम को हम O लिखेंगे और O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि नेचर में क्या होता है ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे हमने देखा हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, सिंगल H कुछ नहीं होता। H2 लिखने का मतलब क्या है, दो एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं सिंगल H की बात कर रहा हूँ तो ये एक एटम है और एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो नेचर में जब भी हमको कोई एटम मिलता है तो वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, ज़्यादातर एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन भी O2 हम इसको लिखते हैं, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में। तो मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट थे, ठीक है, H2 प्लस O2, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे H2O, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इन दोनों ने रिएक्ट किया और वाटर फॉर्म किया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं इनको हम बोला जाता है, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो हमारे राइट हैंड साइड है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बहुत ही बेसिक जो इक्वेशन का टाइप है अगर उसको लिखें कि बेसिकली एक रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे मान लेते हैं A प्लस B, दो रिएक्टेंट है तो ये फॉर्म करेंगे C प्लस D, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए अलग अलग तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। तो इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, और जो एरो है, एरो दिखाती है केमिकल रिएक्शन का होना, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसको जरा समझ लेते हैं, ये लॉ हमको क्या बोलता है। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन अगेन हमारे पास A+B से बनता है C+D, ऐसी कोई रिएक्शन है। ये दो रिएक्टेंट हैं और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉय। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके तुम एक बेसिक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास वाटर है और वाटर का हमारे पास वेट है 100 ग्राम। हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, इसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया गैस फॉर्म में, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर इसको बॉईल करने के बाद वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो गैस में इसका वेट कितना होगा 100 ग्राम वाटर का, तो इसका वेट 100 ग्राम ही रहेगा। वाटर का वेट कम नहीं हो जाएगा। गैस फॉर्म में ज़रूर उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे लेकिन उसका वेट जो होगा, उसका जो मास होगा वो 100 ग्राम ही रहेगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। तो स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई, हमारे पास स्टेटमेंट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस लॉ स्टेट दैट मास नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है। चेंज इट्स फॉर्म का मतलब क्या है कि मास सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो टोटल मास होगा वो सेम ही रहता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारे पास पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके नेक्स्ट जो सेकंड लॉ एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, पहले हम एलिमेंट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं एलिमेंट, मैटर और कंपाउंड, इन सब में फ़र्क क्या है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक तो एटम होता है, ठीक है। एटम क्या हमारे पास स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल है, जो हमने को डाल्टन ने बताया था। तो एटम से ही हमने देखा क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब जैसे एटम हमारे पास कोई भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन एटम सिंगल O हम लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम सिंगल H, लेकिन अगर मुझे निकला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो इसको हम लिखते हैं O2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम लिखते हैं H2, ठीक है। तो ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। और एक होता है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास H2 या O2 ये सारी क्या हैं, एलिमेंट ही हैं, ठीक है। तो एलिमेंट का एक एटम है और ये मॉलिक्यूल है। अगर एक ही टाइप के एटम्स हैं तो उसको हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो एलिमेंट का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट है। ऐसे ही हमारे पास होता है कंपाउंड। क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीज़ों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। अब कंपाउंड हम समझ लेते हैं, कंपाउंड का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो गैसेस हैं। मान लेते हैं एक गैस है हमारे पास नाइट्रोजन N2 प्लस दूसरी गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमने एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस को फिल किया तो यहाँ पे पूरी जगह ये दो गैसेस फिल हो जाएंगी। O2 के मॉलिक्यूल, N2 के मॉलिक्यूल इस तरह से फिल हो जाएंगे, ठीक है। O2 N2 इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर फिल हो जाएंगे। तो ये कंटेनर क्या कर रहा है, एक मिक्सचर कंटेन कर रहा है। दिस कंटेनर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी तक ये मिक्सचर है। मान लेते हैं ये दोनों अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और एक गैस फॉर्म करते हैं। मान लेते हैं इन्होंने आपस में कंबाइन होकर फॉर्म कर लिया NO2। जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर ये NO2 इन्होंने फॉर्म कर दिया, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले हमने बात करी एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म जो हमारे पास O2 या N2 है, ये आपस में यहाँ पे अगर ये एक कंटेनर के अंदर है, इसको पहले हमने बोला मिक्सचर, लेकिन अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, इसको हम नाम देंगे फिर कंपाउंड, ठीक है। N2 एक एलिमेंट है प्लस O2 एक एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं NO2। ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। जैसे CO2 इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है। सिंगल H2 या सिंगल O2 ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ हमको क्या बताता है कि जब भी हमारे पास अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होते हैं और सेम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उस कंपाउंड का जो रेशियो होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। व्हेन द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, देन द कंपाउंड ऑलवेज कंटेन
अ फिक्स होल नंबर रेशियो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं हमारा वाटर है H2O, तो ये जो H2O है इसको अगर मान लो आपने कहीं से भी लिया, H2O का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास CO2, तो ये CO2 आप कहीं से भी निकालो, कहीं से भी आपके पास CO2 आती है, तो इस CO2 का जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स रहेगा, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका रेशियो देखें, H2O में जो रेशियो आता है, मास का रेशियो, वो आता है हमारे पास 1:8, ठीक है। तो ये जो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब H2O जो वाटर का फॉर्मूला है H2O ही रहेगा। वो वाटर टैप वाटर हो, लेक का वाटर हो, पॉन्ड का वाटर हो, कहीं से भी वाटर आए या रेन वाटर हो, वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब 2 एटम कंबाइन होकर एक फिक्स एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो हमेशा जो एटम्स होते हैं उनका जो मास है फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, मास का रेशियो फिक्स होता है। जैसे हमने बात करें H2O के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, H2O जब फॉर्म होगा तो हमारे पास अगर 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन का लिया, देखो अगर H2O का फॉर्मेशन दिखाएंगे कैसे हम, H2 + O2 विल फॉर्म H2O, ठीक है। तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और हमारे पास ये 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 9 ग्राम H2O फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मान लो हमने वाटर H2O को 1 ग्राम से 2 ग्राम कर दिया, तो हमको ऑक्सीजन को भी 8 से डबल करना पड़ेगा, तो 8 का डबल होता है हमारे पास 16 और ये हमारे पास डबल फॉर्म होगा 18। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, जब भी H2O फॉर्म होगा तो इसका जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो वो 1:8 में होना चाहिए। अगर तुम इसको 1 से 2 ले आओगे तो इसको भी तुमको डबल करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो रेशियो होगा हमेशा 1:8 ही आएगा। ऐसे हम अलग अलग कंपाउंड्स का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेनली जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, पहले तो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने 2 लॉस के बारे में समझ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे तो हमने पढ़ा ही है, बाकी हमने ये डिफरेंशिएट कर लिया, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सारे डिफरेंट टर्म्स हैं। और लास्ट में हमने जो फाइनली हमने पढ़ा है वो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, जो पीरियोडिक टेबल है, हमारे पास एक पूरी टेबल है जहाँ पे हमने अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी क्या होती है, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसका फॉर्मूला H2O क्यों है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही क्यों होता है, CO3 क्यों नहीं होता या CO4 क्यों नहीं होता। जैसे H2O का फॉर्मूला H2O क्यों है, H2O2 क्यों नहीं है, ये H2O2 इस तरह से क्यों नहीं है, तो ये फॉर्मूला H2O क्यों है। तो ये फॉर्मूले आते हैं हमारे वैलेंसी से, और वैलेंसी से ही हमारे कंपाउंड के फॉर्मूले बनते हैं, वो हमको डिस्कस करना है इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हमारी नई वीडियो जल्दी आ जाएगी और उस पर हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू गाइज।